हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएस में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमने लास्ट पार्ट में क्या क्या कवर किया था कि यूरोपियन जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो क्यों आए थे इंडिया में। ठीक है, यूरोपियन क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया के जो भी चीजें हैं जैसे स्पाइसेस है, राइट, रॉ सिल्क, इंडिगो, ओपियम, ये सारी चीजों की जरूरत थी यूरोपियंस को। यूरोपियन पीपल इसीलिए इंडिया में आए थे। तो हमने देखा था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक लैंड रूट था, ठीक है, लैंड रूट जो था उस पे कब्जा कर दिया था किसने? टर्क्स ने। 1453 में 1453 में टर्किश पीपल जो थे उन्होंने कब्जा कर दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। मतलब अब लैंड रूट से कोई भी इंडिया नहीं आ पाएगा, कोई भी इंडिया नहीं आ पाएगा। और जो भी स्पाइसेस जाएंगे मतलब कोई ट्रेड ही नहीं होगी, एक ही तो लैंड रूट था, कोई ट्रेड ही नहीं होगा। अब यूरोपियन को वो सारी चीजों की तो बहुत जरूरत थी, राइट, क्योंकि वो कौन थे? कार्निवरस थे। उनको मीट को प्रिजर्व करने के लिए वो सारे स्पाइसेस चाहिए थे। तो उनको तो कैसे भी करके इंडिया आना था, इसीलिए उन्होंने वाटर वे से इंडिया आना सोचा। और उस टाइम पे पोर्टुगीज पीपल को भी आना था। तब वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज सेलर थे वास्को डी गामा, उन्होंने फाइनली 1498 में, मतलब आफ्टर 45 इयर्स, कॉन्स्टेंटिनोपल पे तो कब्जा किया था टर्क्स ने 1453 में, राइट। 1498 में, ठीक है, 1498 में पोर्टुगल सेलर जो थे कौन थे? वास्को डी गामा ने वाटर वे, सी रूट को सर्च किया था और इंडिया फाइनली पहुंचे थे। 1498 में वो कलिकट पहुंचे थे। मतलब पहले उन्होंने पोर्टुगल से अफ्रीका फाइंड किया, देन फिर वो अफ्रीका से इंडिया आए थे, ऐसे वो आए थे, राइट। फिर हमने देखा पोर्टुगीज के बाद कौन आए? डच आए, डच पीपल आए, राइट। डच कहाँ से आए थे? हॉलैंड से आए थे। उनका भी मेन मोटो यही था, जैसे पोर्टुगीज पीपल आए थे, राइट। उनका मेन मोटो क्या था कि उनको प्रॉफिट अर्न करना था, यहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेंटर खोल के प्रॉफिट अर्न करना था, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम पे बहुत रिच कंट्री थी, राइट, और इंडिया को उनको पुअर बनाना था। तो वो यहाँ आए ही इसीलिए थे। अब ये सारी चीजें जब डच पीपल देख रहे थे ना, हॉलैंड से तो जो डच आए थे उनको भी ये प्रॉफिट कमाना था। डच भी यहाँ पर आए थे, राइट, बट उनका लक नहीं चल पाया। फिर थर्ड जो आए थे वो आए थे डैनिश पीपल। कहाँ से आए थे? डेनमार्क में से आए थे, ठीक है। वो भी यही सोच के आए थे कि प्रॉफिट करना है, लेकिन उनका भी नहीं हो पाया, राइट। वो उनका ट्रेड इतना हुआ ही नहीं, अच्छे से हुआ ही नहीं था, तो वो चले गए थे वापस। फिर आए थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी इन 1600 एडी। 1600 एडी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी। अब वो कंपनी का मेन मोटो क्या था? कंपनी का मेन मोटो यही था कि क्या करना है? मोनोपोली रखनी है। जो भी नेशंस है कंट्री में, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, हमें ही ट्रेड करना है और मोनोपोली रखनी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट। ब्रिटिशर्स आए थे। फिर आए थे फ्रेंच पीपल, राइट, फ्रेंच पीपल आए थे। अब फ्रेंच पीपल जो आए थे वो आए थे, लेकिन अब उन्होंने भी, जैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी 1600 एडी में, वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी फाउंड की गई थी 1664 एडी में। 1664 एडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी। अब फ्रेंच भी इसलिए आए थे कि प्रॉफिट अर्न करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर खोलने, राइट। ओके, ये समझा था। और ये भी देखा था कि डच के साथ फ्रेंच पीपल की लड़ाइयां हुई थी, वॉर्स हुए थे। बट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे पावरफुल थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? डच की जो आर्मी है वहां पे सपोर्ट किया था, डच पीपल को सपोर्ट किया था। इसीलिए फ्रेंच जो है वो वॉर में हार गई थी। लेकिन साउथ का जो भी मेन पोर्शन था, जो साउथ था ना, उसपे मोनोपोली थी। किसकी मोनोपोली थी? फ्रेंच की साउथ पे मोनोपोली थी, राइट। अब ये सारी चीजें तो है ब्रिटिशर्स से देखी नहीं गई, इसलिए फिर से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में वॉर्स हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है फ्रेंच हार गए थे। तो फ्रेंच का जो भी कंट्रोल था, इंडिया के जितने भी पार्ट्स में कंट्रोल था, वो सब खत्म हो गया। सिर्फ फ्रेंच के पास पौंडीचेरी बचा था, जहां पर उनका कंट्रोल चल रहा था, उनका रूल जो है, पावर जो है वहां चल रहा था। बाकी इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे, जो भी था, वहां पर उनका पावर खत्म हो चुका था, फ्रेंच पीपल का, राइट। फिर हमने देखा था कि ब्रिटिश बंगाल तक कैसे कैसे पहुंचे। उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर खोला था बंगाल में, राइट। जहां पर उस टाइम पे जो मेन रूलर थे बंगाल के, राइट, फारूक शेयर, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था। फारूक शेयर ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था। क्या अलाउ किया था? कि तुम लोग यहाँ पर आके
विथआउट कोई टैक्स पे किए बिना, कोई भी टैक्स पे मत करो, कोई एक्साइज ड्यूटी पे मत करो, और यहाँ पर तुम फ्रीली ट्रेड कर सकते हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और कोलकाता के आजू बाजू जितनी भी एरियाज है, कोलकाता के आजू बाजू जितनी भी एरियाज है, वहां पर वो तुम लीज पर ले सकते हो और वहां पर तुम अपना ट्रेडिंग सेंटर खोल सकते हो। ये ऐसा किसने अलाउ किया था? फारूक शेयर ने, बंगाल में उस टाइम। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनको ये सारी चीजें देखी नहीं गई, उनसे ये सारी चीजें देखी नहीं गई थी। कैसे कैसे वो कोई बिना टैक्स पिए, यहाँ टैक्स पे किए यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसीलिए जो फ्रेंच, जो ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्ट विलियम बनाया था, कॉलोनी बनाई थी, वहां पर जाकर सिराजुद्दौला ने अटैक किया था 15 जून को, 15 जून 1765 पे, 15 जून 1765 में सिराजुद्दौला ने वहां पर जाके अटैक किया था और ऐसे ब्रिटिशर्स हार गए थे। फिर हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था। अब ये जो न्यूज थी कि ब्रिटिशर्स हार गए हैं, ब्रिटिशर्स हार गए, ये पहुंच गई मद्रास में, पहुंच गई मद्रास के साइड, चेन्नई साइड, ये सारी न्यूज पहुंच गई, राइट। अब ब्रिटिशर्स को जब ये पता चला तो उन्होंने जल्दी से अपनी आर्मी भेज दी कलकत्ता में, अपनी आर्मी भेज दी थी कि ऐसा ना हो कि वहां से भी हमारा सब रूल चला जाए, राइट। बट ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पता था कि इंडियंस जो है ना, ये पैसे, अगर हम उनको पैसे देंगे ना तो ये मान जाएंगे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ये चाल रची, राइट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उस टाइम पे मानेक चंद करके एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन था, जिसपे सिराजुद्दौला बहुत ट्रस्ट करते थे, मानेक चंद, राइट। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ब्राइब दी, ब्रिटिशर्स ने ब्राइब दी, क्या दिया? रिश्वत दी मानेक चंद को कि हम तुझे पैसे देते हैं, उनको रिश्वत दी, और क्या बोला कि जो भी कलकत्ता का जितना भी हिस्सा है ना, तू हमें दे दे। मानेक चंद ने वो ब्राइब ले ली, रिश्वत ले ली और उनको कलकत्ता दे दिया था। और उस टाइम पे जो चीफ कमांडर थे, चीफ कमांडर ऑफ आर्मी जो थे, मीर जाफर, उसको प्रॉमिस किया था, ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था मीर जाफर को कि अगर तुमने सिराजुद्दौला को पीछे से मारा, ठीक है। अब सिराजुद्दौला की ना आर्मी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बड़ी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम लड़ने जाएंगे, ब्रिटिशर्स अगर सामने से लड़ने गए, ठीक है, सीधा सीधा लड़ने गए, कोई चालाकी नहीं की, तो ब्रिटिशर्स हारने वाले थे। अगर बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स हार जाते तो इतने वॉर्स होते ही नहीं, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत गए थे। क्यों जीते थे? क्योंकि उन्होंने मीर जाफर को उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या बोला था कि अगर तुमने सिराजुद्दौला को मार दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया, तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का। अब सिराजुद्दौला मर गया तो कौन बना नवाब? मीर जाफर बन गया बंगाल का। तो मीर जाफर ने 24 बरांगनास, मतलब 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस किसके अंडर दे दिए? किसको दे दिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। कितने? 24 विलेजेस ब्रिटिशर्स को दे दिए कि अब वहां पर तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, क्योंकि मीर जाफर को तो एट द एंड नवाब ही बनना था ना, उनको तो नवाब ही बनना था। सिराजुद्दौला की तो डेथ हो गई, राइट। फिर बैटल ऑफ बक्सार हुआ था। बैटल ऑफ बक्सार में क्या हुआ था कि पहले ना, जब मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब, मीर जाफर को बनाया था, उसके बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को। अब बंगाल, जब मीर जाफर था ना बंगाल नवाब, बंगाल का नवाब मीर जाफर, तब मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था कि विदाउट एनी एक्साइज ड्यूटी यू कैन ट्रेड हियर, ऐसा उनको अलाउ किया था। कोई भी बिना बिना टैक्स पे किए तुम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मीर कासिम को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो मीर कासिम जो है उनको ये सब पसंद नहीं था। इसीलिए मीर कासिम ने क्या किया? ये सब बंद कर दिया कि नहीं, अगर ट्रेड करना है यहाँ पर आके, अगर यहाँ से सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी है यूरोपियन कंट्रीज में और सारी कंट्रीज में, तो तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली तुम इंडिया से ये सारी चीजें लेके जा रहे हो इतने कम भाव में, और वहां जाके इतने हाई प्राइस पे सेल करोगे और यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करोगे, ठीक है। अब सिराजुद्दौला और मीर कासिम के जो थॉट्स थे वो मिलते जुलते थे, राइट। सिराजुद्दौला को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए तो सिराजुद्दौला को मारा गया था मीर जाफर ने मारा था। फिर मीर कासिम की ये सारी बातें सुनकर ब्रिटिशर्स को रिग्रेट होने लगा कि हमने गलती कर दी, मीर कासिम को हमने नवाब बनाकर गलती कर दी। फिर वो मीर कासिम को नवाब के पोजीशन से हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब बना देते हैं बंगाल का, राइट। अब मीर कासिम ये बात से गुस्सा हो गए थे, कैसे कैसे कर सकते हैं। इसीलिए नवाब ऑफ अवध के साथ और मुगल एम्परर के साथ मीर कासिम ने ये सोचा, ये प्लान किया कि अब हम लड़ाइयां करेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से चले जाए। उस टाइम पे ये तीनों की जो आर्मी थी ना, नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर,
राइट, और मीर कासिम की आर्मी मिलाकर 50,000 सोल्जर्स थे। और दूसरी साइड पर अगर देखिए जो कंपनी की आर्मी थी, मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो कितनी थी, 7,072 सोल्जर्स। सिर्फ इतनी आर्मी थी। ब्रिटिशर्स को पता था यहाँ पर भी हम ही हारने वाले, लेकिन क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सार जो है, बैटल ऑफ बक्सार वो जीत गए थे। ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ बक्सार जीत गए, राइट। अब आज की वीडियो में आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे माइसर वॉर, कि माइसर वॉर कैसे हुआ था, राइट। कि माइसर बिकेम मोस्ट पावरफुल स्टेट इन इंडिया, साउथ इंडिया। माइसर है ना, माइसर जो है वो साउथ इंडिया का मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गया था। कब बना, जब विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जब खत्म हो गया ना, ठीक है, विजयनगर एम्पायर जब 1761 में खत्म हो गया, तब माइसर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट था साउथ इंडिया का, अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। हैदर अली के लीडरशिप में ही माइसर जो है बहुत पावरफुल स्टेट बन चुका था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ऐसा था कि माइसर वॉर हुए थे, ठीक है, कितने, चार वॉर हुए थे, चार वॉर हुए थे माइसर के। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि जो हैदर अली है, हैदर अली ने अपने सोल्जर्स को यूरोपियन मेथड से ट्रेन किया है। उनको जो ट्रेनिंग दी है ना, वो कौन सी मेथड से दी है, यूरोपियन मेथड से ट्रेनिंग दी है, राइट। तो पता था कि नहीं होगा। जैसे हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सार में 4-4, 5-5 वॉर नहीं हुए थे, एक ही वॉर में खत्म हो गया था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में तो चालाकी, एक षड्यंत्र रचा था। किसने रचा था, ब्रिटिशर्स ने रचा था, राइट। कि जहां पर मीर जाफर को बोला सिराजुद्दौला को मार दो पीछे से जाकर। लेकिन यहाँ पर जैसे पता था ब्रिटिशर्स को कि हैदर अली की जो सोल्जर्स है, जो आर्मी पावर है ना, बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है, क्योंकि हैदर अली ने उनको ट्रेन किया था यूरोपियन मेथड से, राइट। हैदर अली ने अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को यूरोपियन मेथड से ट्रेन किया था। इसलिए माइसर के 4 वॉर्स हुए थे, 4 वॉर हुए थे। फर्स्ट जो वॉर हुआ था दैट वाज बिटवीन 1767 टू 1769। फर्स्ट माइसर वॉर जो हुआ था, कौन से टाइम के, कौन से पीरियड के बीच में हुआ था, 1767 से 1769 के पीरियड में हुआ था। अब फर्स्ट वॉर जो था, फर्स्ट वॉर बिना कोई रिजल्ट से कि कौन जीता कौन हारा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, और फर्स्ट वॉर वहीं पर खत्म हो गया था, राइट। सेकेंड वॉर हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। 1780 से 1784 के बीच में सेकेंड माइसर वॉर हुआ था। अब इसमें ऐसा था कि टोटल 4 वॉर हुए थे माइसर के, राइट। माइसर वॉर जो हुए थे वो कितने वॉर हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, 4 वॉर्स, राइट। पहले दो जो वॉर थे वो हैदर अली ने लड़े थे, हैदर अली के साथ हुए थे, राइट। लेकिन जो दूसरे थर्ड और फोर्थ वॉर जो थे वो किसके साथ हुए थे, टिप्पू सुल्तान के साथ थर्ड और फोर्थ वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स का, माइसर वॉर वाला, राइट। क्यों, क्योंकि सेकेंड वॉर में, जो सेकेंड वॉर था 1780 से 1784 में, तब 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। जब सेकेंड वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर तो खत्म हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया कौन जीता या क्या, राइट। लेकिन 1782 में जब सेकेंड वॉर स्टार्ट हुआ था 1780 से 1784, तो 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी, हैदर अली की डेथ हो गई थी। सेकेंड वॉर कंटिन्यू हुआ था, उसके बाद भी सेकेंड वॉर कंटिन्यू हुआ था। जैसे हमने देखा 84 तक चला था सेकेंड वॉर, 82 में तो हैदर अली की डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी 2 साल वॉर कंटिन्यू हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में और उन दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों पार्टीज के बीच में ट्रीटी साइन हो गई, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हो गया था, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड वॉर खत्म हो गया, समझ आया। अब थर्ड और फोर्थ, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 2 वॉर किसके साथ हुए थे, हैदर अली के साथ हुए थे, राइट। और थर्ड और फोर्थ कौन किसके साथ हुए थे, टिप्पू सुल्तान, जो हैदर अली का बेटा था, उसके साथ हुए थे। तो थर्ड वॉर हुआ था 1790 से 1792 तक, ठीक है, 1790 से 1792 तक थर्ड वॉर चला था। लेकिन थर्ड वॉर में टिप्पू सुल्तान को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे, राइट, थर्ड वॉर में। तो थर्ड वॉर भी कोई रिजल्ट के साथ आया नहीं, जैसे फर्स्ट वॉर कोई रिजल्ट के साथ नहीं आया कि कौन जीता या कौन हारा, वैसे ही थर्ड वॉर भी ऐसे ही खत्म हो गया था। लेकिन इन 1799 फोर्थ माइसर वॉर हुआ था टिप्पू सुल्तान के साथ ब्रिटिशर्स का, जहां पर टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई। टिप्पू सुल्तान डाइड इन फोर्थ वॉर में, ठीक है, फोर्थ वॉर में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई। तो अब माइसर जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। मतलब अब माइसर के रिलेटेड जो भी होगा वहां पर वो अपना ट्रेडिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, मतलब वहां पर उनको किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी,
ठीक है, माइसर वॉर कितने हुए थे? 4 वॉर्स हुए थे। जो 2 थे वो किसके साथ हुए? हैदर अली के साथ। बाकी जो 2 थे वो टिप्पू सुल्तान हैदर अली के बेटे के साथ हुए थे, राइट। उसके बाद हुआ था मराठा वॉर। अब मराठा वॉर जो है तब 1761 एडी में मराठास जो है वो ऑलरेडी उनका किसी के साथ, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था अहमद शाह के साथ। अहमद शाह के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो चल रहा था इन 1761 एडी, लेकिन मराठास हार गए थे। जब मराठास हारे थे तो मराठास के चार टुकड़े हो गए, चार हिस्से में मराठास को बांटा गया था। कौन से थे? एम्पायर गॉट डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। जो मराठास का एम्पायर था उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा था? जो सिंधियाज, होलकर्स, गैकवाड्स एंड बोंसल्स, ये 4 पार्ट्स में मराठास को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वहां पर वो जो ये 4 की 4 डायनेस्टीज थी, कौन से? सिंधियाज, होलकर्स, गैकवाड्स और बोंसल्स, ये किसके अंडर में था? तो पेशवा, ठीक है, किसके अंडर में था? दिस डायनेस्टीज वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशवा। पेशवा जो उस टाइम पे सुप्रीम मिनिस्टर था, राइट, उसके अंडर कंट्रोल के अंडर में था ये 4 जो डायनेस्टीज थी, ठीक है। अब फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था। फर्स्ट, ऐसे ही ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, तभी फर्स्ट वॉर हुआ था मराठास का। फर्स्ट वॉर हुआ था दैट वाज बिटवीन 1775 टू 1782 एडी। 1775 से 1782 एडी में फर्स्ट वॉर हुआ था, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ। जहां पर जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि सेकेंड वॉर जो था वो खत्म हो गया था। क्यों खत्म हुआ था? कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन ट्रिटी साइन हो गई थी, एक एग्रीमेंट साइन हो गया था। वैसे ही फर्स्ट वॉर जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन उसमें क्या ट्रिटी साइन हुई थी? एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। बोथ डिसाइडेड टू रिटर्न ईच अदर्स टेरिटरीज, कि दोनों पार्टीज ने, मराठास ने भी और जो ब्रिटिशर्स थे, दोनों पार्टीज थी वॉर में, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ऐसा सोचा कि उनकी जो भी टेरिटरीज है ना वो वापस की जाएगी, ठीक है। ऐसे फर्स्ट वॉर खत्म हो गया। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी साइन हुई थी सेल्बाई ट्रीटी साइन हुई थी इन 1782 में। इसीलिए 1775 से 1782 तक ही फर्स्ट वॉर चला। अब सेकेंड जो मराठा वॉर हुआ था दैट वाज बिटवीन 1803 टू 1805, 2 साल तक, 1803 से 1805 तक सेकेंड मराठा वॉर चला था। और विद दिस द टेरिटरीज ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली केम अंडर ब्रिटिशर्स, ठीक है। फर्स्ट वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट मराठा वॉर में ट्रीटी साइन हो गई थी, सेल्बाई ट्रीटी साइन हो गई थी 1782 में। जब सेकेंड मराठा वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो भी ओडिशा, आगरा और दिल्ली की जो भी टेरिटरीज है वो किसके अंडर आ गई थी? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। अब हुआ थर्ड वॉर, ठीक है, एंग्लो मराठा। 3 वॉर हुए थे। जैसे हमने देखा माइसर वॉर, कितने माइसर वॉर हुए थे? 4 माइसर वॉर हुए थे। वैसे ही मराठा वॉर हुए थे 3 मराठा वॉर हुए थे। तब इन थर्ड वॉर जो हुआ था 1817 से 1819 तक, 1817 से 1819 तक थर्ड वॉर चला था, 2 साल चला था ये वॉर भी। तब मराठास पावर वॉज क्रश्ड, के मराठास हार गए थे, उनका पावर जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है। मराठा कौन जीत गया? मराठा वॉर जीते थे ब्रिटिशर्स, राइट। अब हम अगर याद हो तो बैटल ऑफ प्लासी में हमने देखा था कि बाय 1818 क्या हुआ था कि पूरा इंडिया जो है वो किसके पावर में आ गया था? ब्रिटिशर्स के पावर में। कि पूरे इंडिया पे किसका रूल चल रहा था? तो सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही। वैसा ही हुआ कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ना, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को कब हुआ था? कौन से पीरियड में? 1817 से 1819 तक, राइट। अब उसके बाद जो पेशवा हमने देखा सुप्रीम मिनिस्टर था, जिसके अंडर में 4 डायनेस्टीज थी। कौन सी? सिंधियाज, होलकर्स, गैकवाड्स एंड बोंसल्स, ठीक है। अब पेशवा का जो है हेडक्वार्टर था पुणे में, वहां से उसको हटाया गया। जैसे मराठा वॉर कौन जीते? ब्रिटिशर्स जीत गए, तो वहां से उनको हटाया गया। पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट टू बिठूर विथ पेंशन। वहां से पुणे से उनको हटाया गया। कानपुर में एक बिठूर करके एक जगह थी, वहां पर उनको बेच दिया गया और पेंशन उनको देते गए, हर महीने उनको पेंशन वहां पर बेच दिया जाती। अब विंध्याचल से ऑल पार्ट्स ऑफ साउथ, विंध्याचल से जितने भी पार्ट्स आते हैं ना साउथ के, जितने भी पार्ट्स आते हैं वहां तक अब किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है टेक्स्ट बुक में दैट इज ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे इंडिया का एम्पायर, इंडिया पूरा किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था।
उन्होंने इतने वॉर्स किए, इंडियन के जो इंडियन रूलर्स जो थे उनके साथ इतने वॉर्स किए, ठीक है, और फाइनली 1818 बाय 1818 ही 1818 एडी ही पूरा इंडिया अब किसके कंट्रोल में आ गया था? पूरा इंडिया अभी कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स के, राइट। तो अब जैसे एम्पायर, पूरा इंडिया का एम्पायर अब किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था। तो मेन गोल क्या था? उन्होंने बहुत ज्यादा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल्स है ना, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स जो चल रहे थे ना उस टाइम पे, उसमें बहुत सारे चेंजेस वो लाए थे। क्यों लाए थे? तो उनका मेन गोल यही था, देयर मेन गोल वाज टू मेक इंग्लैंड रिच। क्या करना था उनको? उनका मेन गोल क्या था? उनका मेन गोल यही था कि इंग्लैंड को है ना रिच बनाना है। कैसे बनाएंगे इंग्लैंड को ये लोग रिच? कैसे बनाएंगे? तो इंग्लैंड को ऐसे ही बनाएंगे रिच कि इंडिया को वो इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म कर दे। इंडिया को वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अगर पुअर कर देंगे ना, तो क्या होगा? इंग्लैंड रिच हो जाएगा। अब कैसे? अब ये इनका मेन मोटिव था, मेन इनका ऑब्जेक्टिव था, इसलिए तो वो सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ऐसे बहुत सारे रूलर्स ने इनका क्या किया था, इनको सपोर्ट नहीं किया था कि तुम लोग यहाँ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये लोग बिना टैक्स के ट्रेड करना चाहते थे। अगर ये लोग बिना टैक्स के ट्रेड करते तो कैसे चलता, राइट? कैसे चलता कि इंडिया से इतने सारे ये स्पाइसेस लेके जाते हैं, इंडिया से कॉटन लेके जाए, टिम्बर, ओपियम, ये सारी चीजें, इंडिगो, ये सारी चीजें अगर ये इंडिया से लेके जाएंगे कम भाव में, राइट, और यहाँ पर टैक्स भी पे नहीं करेंगे, वहां पर जाकर वो लोग एकदम हाई प्राइसेस पे वहां पर वो सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा? इंग्लैंड ही रिच होगी, ठीक है। इंग्लैंड की इतने सारे कंट्रीज है, और भी नेशंस में वो लोग क्या चाहते थे कि मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे, मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे। अब जिसे है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कि उनका मेन मोटिव ये था कि उनको ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है, ब्रिटिश क्या चाहते थे उनको वही देखना था। उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करना था कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उनको नहीं देखना था। उनको इंडियंस को देखना ही नहीं था। उनको मेन क्या देखना था कि ब्रिटिशर्स जो है उनका मेन इंटरेस्ट कहाँ पर है, राइट। उनको यही देखना था। अगर वो इंडियन के लिए काम करने जाते, इंडियंस जो है उनके लिए काम करने जाते, तो क्या आज इंडिया इतना इकोनॉमिकली पुअर होता? नहीं होता, राइट। वो इंडियंस को देखना ही नहीं चाहते, वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते थे। अब जैसे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंजेस किए थे, जैसे गवर्नमेंट में ही फ्रॉम 1773 से ही उन्होंने कंट्रोल कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना इंडिया का, उन्होंने 1773 से ही इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था। अगर हम देखें कि उन्होंने 1818 को 1817 से 1819 तक उनका लास्ट वॉर जो चला था, मराठा वॉर चला था, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था? 1817 से 1819 तक, राइट। फिर भी देखो वॉर कब तक चला था, लेकिन 1773 से ही उन्होंने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने द गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। और वो कौन था गवर्नर जनरल? एक ब्रिटिशर्स का ही था, कोई ब्रिटिशर का ही कोई आदमी था जिसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। अगर इंडियन का होता, अगर कोई इंडियन होता तो फिर कभी इंडिया को पीछे नहीं करने देता। तो गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था। एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में ही एक रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था। और मेन हेड को किसको बनाया था? तो गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट का हेड बनाया था। मतलब अब जो भी होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी उसके हिसाब से ही होगा। अब हाई पोजीशन पे ही सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है वो अगर गवर्नर जनरल है, राइट, वो कौन होगा? ब्रिटिशर ही होगा। वो कोई इंडियन को तो रखेंगे नहीं, राइट। तो अगर वो बड़ा जो हेड है वहां पर वो अगर ब्रिटिशर है, कोई और है, ठीक है, इंडियन नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके हित में डिसीजंस लेगी? ब्रिटिशर्स के हित में ही लेगी, राइट। वो इंडियंस को तो सुनेगी ही नहीं। तो उनको वही करना था, ब्रिटिशर्स को इंडियन पीपल का वेलफेयर देखना ही नहीं था, उनको इंडियन पीपल के लिए कुछ करना ही नहीं था। बस जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे, ब्रिटिशर्स का जैसे और भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, उनका जैसा जिस चीज में इंटरेस्ट था उनको उस हिसाब से इंडिया को चलाना था। अब सेकंड जो दिया हुआ है दैट इज सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज किसने बनाई थी? सिविल सर्विसेज बनाई थी गवर्नर जनरल ने। सिविल सर्विसेज लॉन्च किसने की थी, स्टार्ट किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने की थी, राइट, इंडिया में। देन वेलेसी सेट अप अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। वेलेसी ने अब सिविल सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट तो कर दी, गवर्नर जनरल ने स्टार्ट कर दी सिविल सर्विसेज, लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी,
उस चीज के लिए ट्रेनिंग देने पड़ेगी ना। इसीलिए वेलेसी ने क्या किया, एक ट्रेनिंग कॉलेज स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए। कहाँ पर किया था, इंडिया में ही किया था। ब्रिटिश के ऑफिसर्स जो थे उनके लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जिनको नाम दिया था फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था। किसके लिए बनाया था, ये सिविल सर्विसेज के लिए, कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी सिविल सर्विसेज के रिलेटेड, राइट। फिर Dalhousie introduced competitive examinations under Charter Act 1853. चार्टर एक्ट 1853 के अंडर डेलहाउसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर सिविल सर्विसेज में आना है, किसी को भी आना है, तो वो क्या करेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करेंगे, उसके बाद ही वो सिविल सर्विसेज में आ पाएंगे। पहले तो क्या था कि सिर्फ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, उनके लिए सिविल सर्विसेज थी। लेकिन धीरे धीरे सारे चेंजेस हुए और इंडियंस को भी अलाउ किया गया था, इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में अलाउ किया गया था कि तुम यहाँ पर सिविल सर्विसेज में आ सकते हो, राइट। लेकिन क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी पड़ेगी। फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी जो हाई पोजीशन जो थी ना, हाई पोजीशन वो देते थे, कोई भी सिविल सर्विसेज में इतने सारे होते हैं, राइट, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो हाई पोजीशन है वो किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को ही देंगे। इंडियंस को है, जो इंडियंस जो है उनको छोटी छोटी पोजीशंस देंगे, जैसे आर्मी में, पुलिस में, जुडिशरी में, जो भी है, राइट, ये जो भी है जहां पर भी हाई पोजीशन की रिक्वायरमेंट होगी ना, राइट, ये एग्जाम दी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी, उसके बाद पास किया, उनको सिविल सर्विसेज में एडमिशन मिल गया, राइट, सिविल सर्विसेज में एडमिशन मिल गया। फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को छोटे लेवल की जॉब करनी पड़ेगी, राइट, छोटे लेवल की जॉब करनी पड़ेगी। फिर थर्ड जो पॉइंट बताया गया है दैट इज आर्मी, कि मैनी इंडियंस जॉइन द कंपनीज आर्मी एज सोल्जर्स, कि बहुत सारे इंडियंस ने कंपनी की जो आर्मी थी, मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी ना, वहां पर सोल्जर्स की तरह ज्वाइन किया था। उन्होंने नो डाउट सिविल एग्जाम्स, ये सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने से पहले बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी दी थी, लेकिन उनको क्या दिया जाता था, सिर्फ सोल्जर्स की पोस्ट दी जाती थी। और एट द एंड सोल्जर्स जो थे ना, अब सोल्जर्स की पोस्ट किसको देते थे, सोल्जर की पोस्ट वो किसको देते थे, तो इंडियंस को ही देते थे। आर्मी में जो हाई पोजीशन होती थी, आर्मी में हाई पोजीशन वो देते थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी इंस्टीट्यूट में, वहाँ इंडियंस को भी अलाउ किया था कि तुम भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। लेकिन एट द एंड वो क्या करते थे, जो छोटी छोटी पोजीशन, छोटे छोटे पोस्ट जो होते थे वो किसको देते थे, इंडियंस को देते थे। ओनली ब्रिटिश कुड बिकम हाई ऑफिशियल्स, इंडियन कुड नॉट होल्ड हाई पोजीशन, कि हाई पोजीशन जो होगी ना वहां पर इंडियंस को नहीं लाया जाएगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स है वही हाई पोजीशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो बनेंगे। देन फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो सोल्जर्स होते थे, जैसे लिखा था मैनी इंडियंस ज्वाइन द कंपनीज आर्मी एज सोल्जर, कि कंपनी की आर्मी में ज्वाइन किया बहुत सारे इंडियंस ने, लेकिन कैसे ज्वाइन किया, सोल्जर्स की तरह ज्वाइन किया। और वो सोल्जर्स को मंथली सैलरीज दी जाती थी, रेगुलर मंथली सैलरीज दी जाती थी। देन फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है दैट इज गवर्न पुलिस, जिससे आर्मी इंपॉर्टेंट थी, जैसे आर्मी इंपॉर्टेंट थी वैसे ही पुलिस फोर्स भी, ब्रिटिश की पुलिस फोर्स भी इंपॉर्टेंट थी। जैसे ब्रिटिश की आर्मी फोर्स इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही ब्रिटिश की पुलिस फोर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। तो ये किसने स्टार्ट किया था, पुलिस फोर्स जो है वो किसने स्टार्ट किया था, दैट वाज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने ये जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में भी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएसपी को अपॉइंट किया था पुलिस ऑफिसर, एज अ पुलिस ऑफिसर, मतलब मेन जो होगा, मेन पुलिस ऑफिसर जो होगा ना वो कौन होगा, डीएसपी होगा। अब ये डीएसपी का जो मेन पोजीशन देते थे वो किसे देते थे, डीएसपी का जो मेन पोजीशन देते थे वो किसे देते थे, वो देते थे ब्रिटिशर्स को ही। उनका तो पहले से ही फिक्स था ना कि इंडियन के लिए काम नहीं करना है, हमें इंडिया के लिए काम नहीं करना है, हमें इंडियंस का वेलफेयर नहीं देखना है, राइट। तो ये जो डीएसपी है, जैसे हाई पोजीशन जो भी होती थी ना वो किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। और उन्होंने डिफरेंट पुलिस स्टेशन, अलग अलग विलेजेस में उन्होंने पुलिस स्टेशन भी स्टार्ट किए थे, राइट। देन फिफ्थ जो दिया हुआ है दैट इज जुडिशरी, फिफ्थ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जुडिशरी मीन्स लॉ, जुडिशरी मीन्स लॉ। तो ये किसने स्टार्ट किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उस टाइम पे जो ऑफिसर थे, उन्होंने जुडिशरी का इंट्रोडक्शन
दिया था, राइट। और जैसे कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, कोर्ट को कब जैसे कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। तो कोर्ट को दो पार्ट कर दिए थे, कौन से दो पार्ट कर दिए थे, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल कोड। दो कोर्ट कर दिए थे, कौन से कोर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल कोड। दे अप्लाइड इंग्लिश लॉज इन प्लेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, कि हिंदू और मुस्लिम के जो लॉज चल रहे थे इंडिया में, अब वो सब हटाकर अब सिर्फ इंग्लिश के लॉज चलेंगे। मतलब जो ब्रिटिशर्स चाहे वो अब इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के पास पूरा इंडिया था, ब्रिटिशर्स के पास पूरा इंडिया आ गया था, राइट। लेकिन फिर भी एक विलियम बेंटिक करके ऑफिसर थे, विलियम बेंटिक करके ऑफिसर थे, वो फर्स्ट थे, वो फर्स्ट थे। जैसे हम सब यहाँ पर हमने देखा, ये हर एक पॉइंट में हमने क्या देखा कि हर एक में, जैसे आर्मी है, गवर्नमेंट में जो भी पोजीशंस होंगी, पुलिस है, ठीक है, जुडिशरी है, यहाँ पर भी लाइक आर्मी पुलिस, यहाँ पर भी क्या होगा, सिविल सर्विसेज में भी, कि इंडियंस को स्मॉल पोजीशन, छोटी छोटी जो पोजीशन है वहां पर उनको रखा जाएगा, मतलब उनको स्मॉल पोजीशन दी जाएगी, राइट। के कांस्टेबल्स होते हैं, सूबेदार जो होते हैं, उन सबको क्या दिया, मतलब ये सारी जो पोजीशंस है वो किनको दी जाएगी, वो दी जाएगी इंडियंस को। और जो हाई पोजीशंस है वो किसको दी जाएगी, वो ब्रिटिशर्स को दी जाएगी। लेकिन ये विलियम बेंटिक थे जिन्होंने ये रूल चेंज कर दिया, किसके लिए, सिर्फ जुडिशरी के लिए, कि जुडिशरी में मतलब लॉ में अगर कोई चाहे तो इंडियन भी हाई पोजीशन गेन कर सकता है। ये चेंज किया था विलियम बेंटिक ने, राइट। फिर क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स ने जैसे सुप्रीम कोर्ट तो बनाया था, राइट, सुप्रीम कोर्ट बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म लॉ रखा था। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जितना, किसी को भी बड़ा छोटा माना नहीं जाएगा, किसी को भी बड़ा छोटा माना नहीं जाएगा, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, तो उसको बड़ा छोटा नहीं माना जाएगा। अगर कोई सही है तो उसे इंसाफ मिलेगा। यूनिफॉर्म सबके लिए एक जितना लॉ बनाया था। लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि इंडियन पीपल जो है उनका वेलफेयर हो, राइट। ऐसा तो वो चाहते नहीं थे, वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में ही काम हो। पर इन चीजों की वजह से ही जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस के लिए जाता, तो क्या करते थे, अपने मन के हिसाब से वो किसी को भी जीता देते, राइट। किसी के भी उसमें हाँ या ना कर देते थे कि हाँ ये सही है, वो गलत है, ऐसा सही है, वैसा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स, जो इंडियन पीपल इतना ट्रस्ट लेकर जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ट्रस्ट उनका धीरे धीरे खत्म होने लगा। ब्रिटिशर्स की तरफ उनका ये ट्रस्ट क्या हो गया, खत्म होने लगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखे फर्स्ट चैप्टर देखा है इसमें, कौन सा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश और यूरोपियन का रूल जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। इतने वॉर हुए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सार हुआ, मराठा वॉर, मैसूर वॉर, उन्होंने कैसे कैसे चालाकी की और ये सारे वॉर्स उन्होंने जीते थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।